स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जब मालेगांव बम धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये बड़ा खुलासा है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में ये बयान दिया है। एटीएस ने मुझे यातनाएं दी थी, ये भी बात पुरोहित कहते हुए नजर आए। यूपीए सरकार के इशारे पर टॉर्चर भी किया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। बड़े आरएसएस नेताओं का नाम लेने के लिए कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए कहा, उनका नाम लेने के लिए कहा, योगी का नाम लेने का दबाव मुझ पर डाला गया। ये बात पुरोहित कहते हुए नजर आए। आरएसएस वीएचपी नेताओं के नाम लेने का भी दबाव था। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां पर बता दें कि 2008 के बाद इस मामले की जांच जो है वे की गई थी और इस बीच बड़ी अपडेट जो है वे सामने आ रही है कि बड़ा खुलासा जो है वे किया है कि आरएसएस और वीएचपी के नेताओं का नाम लेने के लिए कहा था और साथ ही बड़ा नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का, कि इतनी यातनाएं की, इतना टॉर्चर किया और साथ ही कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी ले। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मालेगांव बम धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। केस में बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए कहा गया। यह भी बात जो है वह अपने सीबीआई चार्जशीट में कही है। तो लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम हमारे साथ लखनऊ से, दिल्ली से हमारे साथ पीयूष है, साथ ही मुंबई से हमारे साथ संदीप जुड़े हुए। सबसे पहले अनूप, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये बात कही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही आरएसएस के बड़े नेताओं का, वीएचपी के बड़े नेताओं का नाम लेने के लिए कहा गया था। 2008 की ये बड़ा खुलासा आज हो रहा है। बिल्कुल, आपको बता दूं मैं पलक के 29 सितंबर 2008 को ये मालेगांव धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 100 लोग घायल हुए थे जी। तो उसी के बाद से इसकी जांच शुरू हुई और जांच में उस वक्त एटीएस के प्रमुख थे हेमंत करकरे, जो बाद में शहीद हो गए जब कसाब का हमला हुआ था मुंबई हमले में, तो वो थे और उनके साथ ज्वाइंट कमिश्नर परमवीर सिंह थे। इन लोगों ने इसकी जांच शुरू की और ठीक 1 महीने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद से ही, जैसे इन्होंने 8 मई को कोर्ट में ये बयान दिया है जो अभी हम दर्शकों को बता रहे हैं, तो उसमें इनका ये कहना है कि उन्हें लगातार इस बात के लिए प्रेशर बनाया गया, उनके ऊपर उन्हें टॉर्चर किया गया कि वो इसमें जो है योगी आदित्यनाथ का नाम लें, इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोगों का नाम ले और साथ ही साथ जो है जो दूसरे आरएसएस के नेता हैं उनका नाम ले। और जो खुलासा इनके नेटवर्क ने किया था आईएसआई सिमी और डॉक्टर जाकिर नाइक के, उसको तो उस नेटवर्क को भी जानने के लिए इनको यातनाएं दी गई, इन्हें मारा पीटा गया और मारने पीटने वालों में पीके श्रीवास्तव और साथ ही साथ परमवीर सिंह भी शामिल थे। ठीक है, मैं पीयूष के पास आना चाहूंगी। पीयूष, एनआईए कोर्ट के अंदर लिखित के अंदर पुरोहित ने यह बात कही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए उन्हें इतना टॉर्चर किया गया, आरएसएस के बड़े नेताओं का नाम लिया जाए, वीएचपी का कई सारे बड़े नेताओं का नाम लिया जाए लिखित में। देखिए, मालेगांव ब्लास्ट के बाद कहीं ना कहीं यूपीए की तरफ से तमाम ऐसे बयान भी आए थे। उस दौरान अगर आपको याद होगा तो दिग्विजय सिंह का एक बयान था, भगवा आतंकवाद का उन्होंने जिक्र किया था और तमाम ऐसी चीजें हुई थी। अकेले केवल कर्नल पुरोहित ही नहीं बल्कि साध्वी प्रज्ञा को भी वहां पर हिरासत में लिया गया था और तमाम यातनाएं दी गई थी और उन यातनाओं का कहीं ना कहीं सिलसिला जो है वो कड़ियां जो है वो यूपीए सरकार से जुड़ती हैं, क्योंकि उस वक्त महाराष्ट्र में भी यूपीए की गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी थी जब ये ब्लास्ट हुआ था। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि मालेगांव की जांच कर रहे हेमंत करकरे की उस तत्कालीन जांच पर कई सवाल उठे थे। बिल्कुल, हमारे साथ संदीप भी लगातार मुंबई से जुड़े हुए हैं। संदीप, आपकी तरफ से क्या अपडेट है, क्योंकि अब आगे और पत्ते खुलेंगे, क्योंकि अब ये बात रिटर्न में कबूली गई है, ये बात बोली है पुरोहित ने, अब आगे जांच के दायरे और ज्यादा बढ़ेंगे। जी संदीप। बिल्कुल, जांच के दायरे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से एनआईए कोर्ट में 23 पन्नों का अपने वकील के जरिए बयान दिया है, कर्नल पुरोहित ने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी जो है वो 28 अक्टूबर 2008 को की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी असल में दिखाई गई 5 नवंबर को। तो इतने दिनों तक उन्हें खंडाला के एक
बंगले में रखा गया था और वहां पर लगातार अधिकारियों के द्वारा उनकी पूछताछ चल रही थी, जिसमें इस तरह से बयान देना चाहिए कि गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ भी है इसमें शामिल, और साथ ही साथ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के नाम भी लिए जाए। ये दबाव बनाया जा रहा था, जिसके कारण जो प्रताड़ना की जा रही थी कर्नल पुरोहित की, तो उसमें उनके दाहिने पैर के घुटना भी तोड़ दिया था। इस तरह की बात उन्होंने अपने इस बयान में रखी है। अब देखना होगा कि इस बयान आने के बाद अभी कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, क्योंकि ये बयान उन्होंने कोर्ट के सामने दिया है, जो एनआईए का विशेष न्यायालय है उसके सामने ये बयान दिया है। अभी देखना होगा कि कोर्ट किस तरह से आदेश आगे चलकर देता है। ठीक है, मैं आना चाहूंगी अनूप के पास। अनूप, क्या लगता है संभावित आफ्टर मैथ जो है, पोटेंशियल आफ्टर मैथ जो है, वह अब इस खुलासे के बाद क्या हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जो है एक बहुत बड़ा चेहरा है। बिल्कुल। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में नारा चलता है मोदी योगी डबल इंजन की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है, उसमें योगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। उनके लॉ एंड ऑर्डर के शासन का योगदान होगा, उनके द्वारा जो यहाँ योजनाएं चलाई जा रही हैं, विकास कार्य किए गए हैं, उसका भी बड़ा योगदान है। तो एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में, एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं ये। तो निश्चित रूप से ये जो प्लैंक है और ये जो मामला सामने आया है, ये इसमें ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पीयूष, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आगे की जिम्मेदारी जो है एनआईए के पास है और अभी एनडीए की सरकार है, तो क्या हम मान सकते हैं कि जब ये बात कबूली गई है तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी उस समय के भी होंगे जब उनसे अब जांच की जाएगी, सवाल जवाब पूछे जाएंगे, आगे की इंटेरोगेशन होते हुए नजर आएगी? बिल्कुल, तत्कालीन एटीएस टीम के जो भी सदस्य रहे हैं उनसे जरूर इस बारे में पूछताछ होगी, और सरकार खासतौर पर अगर बात करूं तो एनआईए की वो हर एक पहलू को देखेगी और जांच करने की कोशिश करेगी कि कर्नल पुरोहित ने जो बात कही उसमें कितनी सत्यता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से मालेगांव ब्लास्ट के बाद कर्नल पुरोहित हो, साध्वी प्रज्ञा हो, और उसके अलावा आरएसएस और बीएचपी के तमाम ऐसे नेताओं को रडार पे रखा गया था और उनकी लगातार जांच भी की जा रही थी, तमाम तरीके से जांच की गई, पूछताछ की गई, तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो द्वेष है वो सामने जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जाहिर सी बात है कि जांच टीम या सुरक्षा एजेंसियां सरकार के दबाव में किसी व्यक्ति विशेष को कहीं टारगेट करने की कोशिश तो नहीं कर रही। राजनीतिक दबाव तो था, ये बात वो कहते हुए नजर आए कि यूपीए की सरकार में, लेकिन बड़ा सवाल अधिकारियों पर उठता है ना, क्योंकि इंटेरोगेशन जो की जा रही थी वो अधिकारियों द्वारा की जा रही थी, अब उनसे पूछताछ की जाएगी। जी अब देखिए, तत्कालीन एटीएस प्रमुख तो फिलहाल शहीद हो गए 26/11 के आतंकी हमले में, लेकिन अभी भी एटीएस के जो उस वक्त के लोग रहे हैं, तमाम गृह मंत्रालय में उससे जुड़ी हुई, खासतौर पे महाराष्ट्र गृह मंत्रालय में जुड़ी हुई फाइलें होंगी जिनको अब खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर जब कस्टडी में लिया गया था वो तारीख क्या थी और जब उन्हें अरेस्ट दिखाया गया वो तारीख क्या थी। तो तमाम ऐसी जो मिसलेनियस चीजें हैं उन्हें तलाशने की कोशिश जो है वो अब की जाएगी। ठीक है पीयूष, अनूप और संदीप, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी देने के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। तो मालेगांव के अंदर आगे एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएगी, लेकिन